गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मधु झावर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन का चैप्टर नंबर 6 उषा, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माता का नाम परम देवी था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 ईस्वी अहमदाबाद में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं बात बोलेगी, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। अब हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन उषा की लालिमा और सूर्योदय के दृश्य के 4 बिंब शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। नीले आकाश में भोर के शंख जैसे शुभ्र उजाले को राख से लीपा हुआ चौका बताया है। यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है, ठीक है ना। और जहाँ कल्पना की जाती है वहाँ उसका अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इन जो भी पद्यांश है, इन सारे पद्यांशों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास तो है ही, लेकिन अधिकांश उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। राख से लीपा हुआ चौका बताया है। उषा की लालिमा से युक्त गहरे नीले या काले आकाश को सिल से धुला हुआ रूप बताया है। अगले बिंब में कवि ने बताया कि स्लेट पर लाल चौक मल दी गई है तथा अंतिम बिंब में नीले जल में किसी गौर वर्ण की स्त्री की देह को झिलमिल करते बताया गया है। प्रथम काव्यांश में कवि ने भोर के समय का अनूठा शब्द चित्र अंकित किया है और द्वितीय काव्यांश में कवि ने अनूठे उपमानों से प्रातःकाल के आकाश के शब्द चित्र को प्रस्तुत किया है। तीसरे पैराग्राफ में कवि ने सूर्य के निकलने से पहले नीले आकाश में छा रहे सुनहले प्रकाश के दृश्य का वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं अब फर्स्ट काव्यांश। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर यानी प्रातःकाल, चौका रसोईघर अथवा फर्श, लीपा हुआ यानी राख के घोल से पोता गया, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से उद्धृत है। इसमें कवि ने भोर के समय का एक अनूठा शब्द चित्र अंकित किया है। कवि क्या कहता है कि प्रातः का आकाश, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी प्रातः का आकाश एक गहरे नीले रंग जैसा था। भोर का नभ, अब भोर होने पर वह प्रकाश के मेल से, यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य जब उदय होता है तो प्रकाश के मेल से राख जैसे रंग का हो गया, यानी थोड़ा सा उसमें क्या हो गया? कालापन आ गया। अब वह आकाश राख से लिपे फर्श वाले किसी रसोई घर के समान लग रहा है। जैसे ये घर को लीपते हैं ना, तो घर को लीपने का ही इसमें बताया कि घर को लीपने पर जिस समान वो राख जैसा दिखाई देता है, तो उसी प्रकार आकाश सूर्य के प्रकाश से कैसा दिखाई देता है? राख से लिपे हुए चौके के समान, ठीक है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक
मल्दी हो किसी ने। सिल का मतलब है कि मसाले और चटनी आदि को पीसने के लिए हम जिस पत्थर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जिस पत्थर के टुकड़े का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं सिल। अपनी भाषा में अपन कहते हैं ना सिलबट्टा जिसको। और केसर कश्मीर में पैदा होने वाला एक लाल पीले रंग का पुष्प होता है। स्लेट हल्के काले पत्थर की चौकोर पतली प्लेट, और जिस पर हम किससे लिखते हैं, चाक या खड़िया से, यानी जिसको बर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो कवि क्या कहता है कि गहरे नीले या काले आकाश में बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। कवि कहता है कि गहरे नीले या काले आकाश में उषाकालीन लालिमा, यानी जो प्रातः की लालिमा है, जब सूर्य उदय हो रहा है तो ऐसा लग रहा है मानो कोई बहुत काली सिल। अब देखो इसने क्या बताया था कि आकाश कैसा दिखाई दे रहा था, राख जैसा। अब जैसे ही उसके ऊपर सूर्य की लालिमा पड़ती है तो सूर्य की लालिमा के कारण उस दृश्य में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन होने के साथ साथ उसने बताया कि ऐसा लग रहा है कि काली सिल लाल केसर मिले पानी से धो दी गई हो, यानी जो आकाश है पूरी तरह से कैसा दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है, केसर जैसा। अब इसने दूसरे अर्थ में बताया कि या किसी ने लाल रंग की स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो, किसी ने स्लेट पर किसी ने लाल रंग की जो चौक होती है उससे मल दिया हो, यानी उसके ऊपर खड़िया को घिस दिया हो। अब यहाँ पर देखो कवि ने भाषा सरल भाषा का प्रयोग किया है। और आकाश में बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, इसमें और स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, इन दोनों के अंदर घरेलू बिंब का यूज करते हुए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब कवि क्या कहता है कि सूर्योदय से पूर्व के आकाश के दृश्य को देखकर, जब सूर्य उदय नहीं हुआ था उससे पूर्व का आकाश, उसके दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा और झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो, क्योंकि उस समय प्रकृति में निरंतर क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। तो इस प्रकृति के अंदर जो निरंतर परिवर्तन हो रहा था, तो उसने बताया कि नीले जल में, अब यहाँ पर आकाश को क्या माना है, नीला जल मान लिया, ठीक है ना। और उसमें जब सूर्य की जो किरणें गिरती हैं तो उसके लिए उसने बताया कि कोई गौर वर्ण की स्त्री जिसका शरीर झिलमिलाता सा हो वो हिल रहा है। अब यहाँ पर कवि ने सरल भाषा का प्रयोग किया और शब्दों का चयन विषय के अनुरूप किया है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अपन ने जो पैराग्राफ पढ़ा ना, उस पैराग्राफ की क्या विशेषता है कि भाषा सरल और सहज है, ठीक है ना, और भावों के अनुकूल भी है। और दूसरा, शब्दों का चयन विषय के अनुरूप किया गया है। और तीसरा कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग आपको मैंने पहले भी बताया था कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, तो यहाँ पर कल्पना की गई है, यानी उपमेय में उपमान की जब कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आज का हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ और कल हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आपको ये जितने भी पैराग्राफ हैं उसमें सबसे पहले तो आपको कवि परिचय अपनी नोटबुक में लिखना है।
उसके बाद तीनों काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या आपको अपनी नोटबुक में करनी है। थैंक यू।